हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू द अपकर दीपिका चैनल। और आज हम स्टडी करेंगे पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पायलट प्लांट स्केल अप क्या होता है, उसमें जनरल कंसिडरेशन क्या है और पायलट प्लांट को हम सेटअप करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। तो आज के स्लाइड में हम पढ़ेंगे पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड। जब हम टैबलेट के लिए पायलट प्लांट स्टडी करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेंशन है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल लैब बैच साइज़ को जब हम उसको इंटरमीडिएट से और उसको जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे ले जाते हैं तो उसमें जो भी स्टेज या जो भी प्रोसेस फॉलो हो रहा है तो हमें एक एक चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। सेकेंड है इसमें कि हमारा जो मतलब दोनों के लिए तो सेम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप जब इंटरमीडिएट पे करते हैं और उसी को जब आप लार्ज स्केल पे ले जाते हैं तो उस टाइम पे प्रोसेस भी हमारा सेम होता है, इक्विपमेंट भी सेम होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो परफॉर्मेंस है वो अलग हो जाता है, क्योंकि हम जब टैबलेट को जब हम लैब सेटअप पे करते हैं तो हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो स्मॉल साइज़ होते हैं, मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट वो लेस होती है। लेकिन लार्ज स्केल में क्या होता है, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। प्रोसेस पैरामीटर जो भी चीज़ें सब हमारी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड है इसमें कि आप सोच लीजिए कई बार क्या होता है कि हम लैब स्केल में जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप जब उसको लार्ज सेटअप पे लेके जाएं तो वही इंस्ट्रूमेंट आपके लिए अवेलेबल होगा। तो हमें जो मेजर प्रोसेस है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास जो इक्विपमेंट लैब पे हमने रखा है वो हमारे पास लार्ज स्केल पे भी है कि नहीं है। सो नेक्स्ट इज़ दी यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन मतलब जब हम टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हम लोग क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व है और हम उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो पहला है इसमें मटेरियल हैंडलिंग, then dry blending, granulation, drying, reduction of the particle size, blending. It consists of a 3 process. First one is a dry blending, dry compression, slugging. Slugging is also known as a dry granulation. Then granulation handling and feed system, then tablet compression, and last one is the tablet coating. So how to handling the material, that's a raw material. तो ये देखेंगे आप पहले कि जब हम आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है जब हम उसको लेबोरेटरी स्केल से उसको जब हम लार्ज या मीडियम स्केल प्रोडक्शन पे हम हैंडलिंग करते हैं तो दोनों जगह अलग होता है। तो इसको भी हैंडल हमें बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। चाहे आप हैंड से पोर करें, स्पैचुला यूज़ करें और स्कूप यूज़ करें, तो हमें इसमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि जो मटेरियल है, सब मटेरियल की जो डेंसिटी है, साइज है, उसके ऊपर क्या चार्ज है, तो ये भी अलग होते हैं सारे रॉ मटेरियल्स के। तो जब आप इनको हैंडलिंग करें तो हमें कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखना पड़ता है। पहला है कि ये रॉ मटेरियल जिस ड्रम में है उसको आप लिफ्ट कैसे कर रहे हो, कैसे आप उसको टिल्टिंग कर रहे हो। देन वैक्यूम लोडिंग मशीन, यहाँ पे फिगर में आपका बना हुआ है, दिस इज़ अ वैक्यूम लोडिंग सिस्टम। थर्ड वन इज़ अ स्क्रू फीडिंग सिस्टम एंड फोर्थ वन इज़ अ मीटरिंग पम्प सिस्टम। तो ये चारों पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप इन इंग्रेडिएंट को वेइंग एरिया से जब आप इनको डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं, मतलब जब प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है या पैकिंग एरिया में रिक्वायरमेंट है, तो उस समय भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो इंग्रेडिएंट है एक्यूरेट वेइंग हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप इन मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द वेइंग एरिया टू द प्रोडक्शन एरिया तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें कुछ क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, मतलब बार बार आप बैक मूवमेंट ना हो, जो मूवमेंट हो पर्सनल का वो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो क्रॉस कंटामिनेशन है वो भी अवॉइड होगा ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। और इनके साथ में इक्विपमेंट जो होता है उनका प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और ये भी कंफर्म होना चाहिए कि वो प्रोसीजर वैलिडेटेड है कि नहीं, otherwise there will be the chances of the cross contamination. केमिकल वेइंग में जनरली हम जितनी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जो भी
इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है ये हम केमिकल वेइंग वाले रूम में करते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो वेइंग और जो उनकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अगर इनकरेक्ट होगी तो देयर बी द चांसेस ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, और जो हमारे प्रोडक्ट निकलेंगे फाइनली वो भी मिसब्रांडेड होंगे, स्पूरियस होंगे, मतलब प्रॉपर उसकी तो वो हमें प्रॉपर जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो नहीं शो करेंगे। इसलिए केमिकल वेइंग के टाइम पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे एक सेंट्रल वेइंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। मतलब जितने भी प्रोसेसिंग एरियाज़ हैं उन सब के लिए एक कॉमन सेंट्रल वेइंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। और इससे क्या हमें एडवांटेज होता है, एक तो जो सेंट्रल वेइंग रूम होता है वहाँ पे जो सुपरविज़न, मतलब जो पर्सन है वहाँ जो पर्सनल है उसके ऊपर पूरे सेंट्रलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो डुप्लीकेटिंग वेइंग फैसिलिटी होती है वो भी अवॉइड हो जाती है, और ऐसे में लेबर कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। इसलिए सेंट्रलाइजेशन होना मस्ट है। और जो केमिकल वेइंग डिपार्टमेंट है वो इस टाइप से डिज़ाइन होना चाहिए कि वहाँ पे जो भी पर्सनल हो वो प्रॉपर सुपरवाइज कर सके, जो भी चीज़ें हैं चेकर्स वो भी अच्छे से हो, लाइटिंग फैसिलिटी अच्छी से होनी चाहिए, और जो डस्ट कलेक्शन है उनके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, साइटेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो वेइंग इक्विपमेंट हम वहाँ पे जो बैलेंस यूज़ करें वो भी वेल मेंटेन होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और साथ में सिंक और ड्रेन बोर्ड की भी सप्लाई होनी चाहिए, प्रॉपर कैबिनेट्स प्रोवाइड होना चाहिए, वैक्यूम सप्लाई होनी चाहिए अच्छे से, और इसके साथ में स्केल जो फैसिलिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए, और लिक्विड्स को मेजर करने के लिए मीटर्स होने चाहिए। और इनके साथ में जो डाई और जो पोटेंट ड्रग्स होते हैं इनके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए, क्योंकि अगर डाई और जो पोटेंट ड्रग अगर हम इनको सेम रूम में जहाँ पे हम अदर इंग्रेडिएंट वेट करते हैं अगर हम एक ही रूम में करेंगे तो वहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन की जो चांसेस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो डाई होती है वो कलर होती है और तो वहाँ पे रिएक्शंस होने के भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। देन ड्राई ब्लेंडिंग। तो जब हम टैबलेटिंग करते हैं, मतलब जो हम टैबलेट प्रिपेयर करते हैं तो उसके पहले हम वी आर प्रिपेयरिंग द ग्रेनुलेशन, मतलब जो ड्रग्स जो पाउडर फॉर्म होता है उसको पहले हम ग्रेनुलेट बना लेते हैं, और ग्रेनुलेटिंग के साथ में हम ये देख रहे हैं कि हमने जो भी उसमें मटेरियल पाउडर ड्रग्स लिया हुआ है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हुई है कि नहीं, मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी मस्ट होती है। अगर ब्लेंडिंग इनसफिशिएंट होगा वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, वैसे फिर जो फाइनली ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो भी कम होगा, मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, और इससे क्या हो सकता है वो जो ड्रग है उसकी जो पोटेंसी है वो या तो ज़्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है, मतलब जो ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। और इसके साथ में मान लीजिए कि जब आप उसको लैब में करते हैं तो लैब में तो आपने ये चीज़ ध्यान दिया है कि हमारी जो ब्लेंडिंग है वो प्रॉपर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब वही चीज़ हम जब उसको लार्ज स्केल पे लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कुछ वेरिएशन आता है। इसलिए हमें लैब सेटअप इतना अच्छा करना चाहिए कि जब हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं उस टाइम्स में कोई भी लम्प्स या एग्लोमरेशन नहीं होना चाहिए। अगर लम्प्स फॉर्म होंगे तो ब्लेंडिंग के टाइम अगर लम्प्स फॉर्म हो रहे हैं तो हमारा जो टैबलेटिंग है वो भी प्रॉपर नहीं होगा। तो इम्प्रॉपर ब्लेंडिंग्स जो प्रॉब्लम है क्यों हो रही है, तो जो फ्लो प्रॉब्लम है हो सकता है इक्विपमेंट में जो फ्लो प्रॉब्लम है वो हो सकती है, जो कंप्रेशन है हमारा उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी अच्छी नहीं होगी। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो उसके पहले हम जो इंग्रेडिएंट की मिलिंग कर रहे हैं या स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो हमारा प्रोसेस वर्क हो वो रिलायबल हो और रिप्रोड्यूसिबल हो, मतलब हमें अच्छे विश्वास के साथ मिले और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी आए। इसलिए हमें जो हम उसकी सीविंग कर रहे हैं और जो हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए हमारा। सो व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग फॉर द ब्लेंडिंग प्रोसेस। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं आपके, जैसे वी क्लोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर एंड दिस इज अ रिबन ब्लेंडर। इसके अलावा हम स्लैंट कोन ब्लेंडर भी यूज़ करते हैं, बिन ब्लेंडर यूज़ करते हैं, और बेटिंग स्क्रू, मिक्सर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हाई इंटेंसिटी मिक्सर भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम स्केल अप करते हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग ब्लेंडिंग। तो सबसे पहले हमारा ब्लेंडिंग का टाइम क्या है, हमने उसमें ड्रग्स की कितनी लोडिंग की हुई है, और हमारा साइज ऑफ ब्लेंडर क्या है, मतलब हमारी जितनी क्वांटिटी में ड्रग है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करना चाहिए। देन ग्रैनुलेशन। तो ग्रैनुलेशन को हमें जस्टिफाई करने के पीछे जो रीजंस हैं वो ये हैं कुछ, कि सबसे पहले जो मटेरियल है हमें इंश्योर होना चाहिए कि जो हमारे मटेरियल है उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छी होगी,
और दूसरी बात है कि हमारा जो पाउडर होगा उसकी अपेरेंट डेंसिटी भी हायर होगी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वो भी चेंज करना है, और साथ में एक्टिव इंग्रेडिएंट की यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। तो ट्रेडिशनली हम जो वेट ग्रेनुलेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ सिग्मा ब्लेडर मिक्सचर here given in the figure, and next one is the planetary mixture, okay, and its capacity is 100 to 200 kg. Then next is the wet granulation. तो जनरली हम लोग जो वेट ग्रेनुलेशन करते हैं वो टम्बल ब्लेंडर्स की मदद से करते हैं, और टम्बल ब्लेंडर जो होते हैं इसमें हाई स्पीड चॉपर ब्लेड होता है जो ग्रेनुलेशन प्रोसेस को अच्छे से वर्क करता है। और जनरली आज की डेट में हम लोग ऐसे मशीन्स यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करना चाहते हैं विच इज़ अ मल्टी फंक्शनल प्रोसेसर, मतलब वो एक ही बार में सारा वर्क करते हैं, जैसे कि मतलब विद इन अ सिंगल स्टेप इट विल परफॉर्म ऑल दी फिनिश ग्रेनुलेशन। इट मीन्स दैट इट्स परफॉर्म अ ड्राई ब्लेंडिंग, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, साइजिंग एंड लुब्रिकेशन। सिंपल एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होता रहे, और वो भी एक सिंगल इक्विपमेंट में। इसमें सबसे बेसिक का एग्जांपल है फ्लूइडाइज वेट ग्रेनुलेटर। तो बट वी हैव टू कैरी आउट फ्यू पॉइंट्स इन अवर माइंड, क्योंकि ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो एफबीडी को अफेक्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो इनलेट एयर टेम्परेचर है वो कैसा है, एटोमाइजेशन एयर प्रेशर है वो भी हमें मेंटेन करना है, एयर वॉल्यूम, लिक्विड स्प्रे रेट, नोजल पोजीशन एंड नंबर ऑफ स्प्रे हेड्स। देन जो प्रोडक्ट और एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर है उसको भी वेल मेंटेन करना है, और साथ में फिल्टर की पोरोसिटी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये आप कह सकते हैं जो सारे फैक्टर हैं, हमें जब हम इस मशीन को ऑपरेट करते हैं तो हमें इसको कंसिडर करना है, ताकि जो हमारा वेट ग्रेनुलेशन का रिजल्ट है वो बेस्ट आए, और जो रिजल्ट है वो हमारा रिलायबल हो और रिप्रोड्यूसिबल हो। देन बाइंडर, it is used in tablet formulation to make powder more compressible and to produce tablet that are more resistant to breakage during handling. बाइंडर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? बाइंडर हम लोग टैबलेट में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा पाउडर है, मतलब जो हमारा टैबलेट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारा पाउडर है वो ईजिली कंप्रेस्ड हो जाए और वो टैबलेट को अच्छे से प्रोड्यूस कर सके, ताकि जब हम उसको ट्रांसपोर्टिंग करें तो उसमें कोई ब्रेकेज ना आए। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि जो बाइंडिंग एजेंट होती हैं वो विस्कोसिटी भी प्रोवाइड करती हैं ग्रेनुलेटिक सॉल्यूशन को, और ऐसे में क्या होता है जो ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूइड है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बाई एडिंग सम और ऑल बाइंडिंग एजेंट इन द ड्राई पाउडर प्रायर टू ग्रेनुलेशन। मतलब ग्रेनुलेशन को ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के पहले हम ड्राई फॉर्म में, ड्राई पाउडर के अंदर में जितने भी हमारे पास बाइंडिंग एजेंट है हम उनको ऐड कर देते हैं। कुछ जो एग्जाम्पल है बाइंडर्स का वो है जेलेटिन, अकेशिया, ट्राइगेकंथ, मिथाइल सेलुलोज, एथाइल सेलुलोज, HPC एंड PVP। और इसके अलावा जब हम ग्रेनुलेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा ग्रेनुलेशन के टाइम पे जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है इट हैव अ डव लाइक कंसिस्टेंसी, आटे की तरह कुछ होना चाहिए उसको। और जब हम उसको पास करें तो ये ग्रेनुलर और पोरस मास फॉर्म करना चाहिए कि वो ड्राइंग अच्छे से कर सके। और इसके साथ में हम क्या करते हैं, जो वेट मास होता है हम उसको ऑसिलेटिंग टाइप ग्रेनुलेटर से पास करते हैं, या जिसके अंदर में एक लार्ज स्क्रीन होता है, और हैमर मिल के थ्रू भी करते हैं जिसमें लार्ज स्क्रीन या तो फिर, और हमारा जो ग्रेनुल्स फॉर्म होता है वो बेस्ट फॉर्म होता है फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब माई चैनल।